हिस्ट्री के नोट्स आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जिसका शब्द विच्छेद होता है इति प्लस है प्लस अस, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास के पिता हीरोडोटस होते हैं। हीरोडोटस ने यूनानी भाषा में हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में हीरोडोटस ने लगभग 600 शताब्दी ईस्वी साल पहले भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया था। भारत के इतिहास के पिता वेदव्यास कहलाते हैं। वेदव्यास ने ही संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा। महाभारत की मैं बात करूं तो महाभारत जो है उसका प्राचीन नाम जय संहिता होता है, जिसमें कुल श्लोक 1,00,000 होते हैं, यानी कि 100,000, जिसको बोलते हैं सत सहस्त्र संहिता। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य होता है। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा था। युद्ध 18 दिन तक चला था। भगवत गीता महाभारत के विषम पर्व का भाग है। भगवत गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देती है। भगवत गीता का सबसे पहले इंग्लिश में अनुवाद सन 1784 में चार्ल्स विलंकिट्स ने किया था। 3 काल होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और एक होता है आधुनिक भारत। प्राचीन काल भारत हमारा प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक चला था। और वैदिक धर्म पढ़ते हैं हम, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, वो अपने प्राचीन काल में ही है। मध्यकाल की बात करूँ तो 12वीं शताब्दी से 17 शताब्दी तक चला था मध्यकाल भारत, जिसमें हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं और कुछ मुग़ल काल के बारे में पढ़ते हैं। सल्तनत काल का कालक्रम रहा था मेरा 1206 से 1526 ईस्वी तक, और इसमें सारे सुल्तान रहा करते थे। और मुग़ल काल चला था मेरा 1526 से सन 1707 तक, जिसमें मेरे बादशाह चलते हैं सारे। आधुनिक भारत चला था मेरा सन 1707 से 1947 तक। 3 काल होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मेरे पाषाण काल आते हैं, जिसमें लिखित प्रमाण नहीं होते। और आध ऐतिहासिक काल मेरा कांसा युगीन होती है। तांबा प्लस टिन बराबर कांसा होता है। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता लिखित प्रमाण है, लेकिन पढ़नीय नहीं है, वो मेरे आध ऐतिहासिक में आते हैं। ऐतिहासिक काल जो कि लिखित प्रमाण और पढ़नीय है, भारत में प्रारंभ से 60वीं शताब्दी तक चला था। ये पाषाण काल की बात करता हूँ तो एक आता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल एक स्थल है, हुनसागी कर्नाटक में है। और मध्य पाषाण काल की बात करता हूँ, जिसमें छोटे छोटे उपकरण बने जो कि माइक्रोलिथिक कहलाए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथिक का मतलब होता है उपकरण। मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है। मध्य पाषाण काल का एक स्थल है ये, जो कि मध्य प्रदेश का है आदमगढ़। वह बागूर भीलवाड़ा राजस्थान का है। पशुपालन के यहाँ से प्राचीनता प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने ही आग की खोज करी थी। और नए पाषाण काल में इसमें स्थायी कृषि, स्थायी आवास, बृहद स्तर पर पशुपालन, पूजा आदि की शुरुआत हुई थी। नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण काल में ही चाक पर जो मृत मांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी बने थे। 1861 में कलकत्ता के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मानव के द्वारा पालतू बनाया गया पहला जीव कुत्ता था। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहले अनाज जौ था और गेहूँ था। मानव के द्वारा बनाया गया पहला उपकरण कुल्हाड़ी था, जिसे हस्त भी कहते हैं। बुरजहोम कश्मीर के वहाँ से गर्तावास मिला था, यानी कि गड्ढों के नीचे घर। मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से गुफाओं में चित्रकारी प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका हमारे यूनेस्को की शैल चित्र शैली में शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की जानकारी दी थी। 1856 में जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का उपयोग कराची से लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से रेल लाइन बिछाने में किया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक जॉन मार्शल रहे थे, उनके ही निर्देशन में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज करी थी। और यह एक आध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। यह कांसा युगीन सभ्यता थी। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे भारत का पहला नगरीकरण भी कहते हैं। और इसमें लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसको ब्रुस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि जो कि आज तक कभी नहीं पढ़ी गई हो। और इसका कालक्रम 2300 शताब्दी से सन 1750 शताब्दी तक
चला था और कार्बन 14 के अनुसार ये डाटा हमको प्राप्त होता है। मैं बात करता हूँ तो उत्तर में, भारत के जो उत्तर में मांडा में, जो कि मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से चिनाब नदी आती है, वहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार है। और नीचे दक्षिण की से मैं बात करूँ तो दैमाबाद महाराष्ट्र से, वहाँ पर प्रवरा नदी से। और पूर्वी से मैं बात करूँ तो आलमगीर उत्तर प्रदेश है और हिंडन नदी। और पश्चिमी छोर से मैं बात करूँ तो सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से। और यहाँ पर एक दाशक नदी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तीन देशों में है। भारत में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में 2 ही स्थल पाए गए हैं, मुंडीगाग और एक शोरतुगुई। भारत में विस्तार की बात करूँ तो सबसे उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण छोर में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र, पूर्वी में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, पश्चिमी छोर सूत कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण हकरा घग्गर सरस्वती मार्ग में है। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कहाँ पाया गया है? हकरा घग्गर एक सरस्वती मार्ग में पाया गया है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजी गए। और हड़प्पा सभ्यता मोटगुमरी नाम के स्थान पर पंजाब के पाकिस्तान से प्राप्त हुई है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। खोज इसकी दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। इसे ही तोरण का द्वार का नगर भी कहते हैं। और यहाँ से अन्नागार यानी कि रसोई मिली है, स्नानागार, यहाँ से बाथरूम मिले हैं, R37 कब्रिस्तान मिले हैं, उर्वरता की देवी की मरण मूर्ति मिली है, पृथ्वी माता की मूर्ति, शंख का बना हुआ एक बैल मिला है, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, 16 तांबे की भट्टी मिली है, प्रसाद धनकेश बोलते हैं जिसे, तांबे के ताबीज़ मिले हैं, तांबे की मानव आकृति मिली है, यानी कि तांबे की चीज़ ज़्यादा मिली है यहाँ से। तांबे की भट्टी हो गई, तांबे के ताबीज़ हो गए, तांबे की मानव की आकृति हो गई। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं, आइए। तो मोहनजोदड़ो का स्थान लरकाना सिंधु पाकिस्तान में है। जहाँ से नदी की बात करूँ तो सिंधु नदी है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में RD बनर्जी भी बोलते हैं, इनकी भाषा सिंधु भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है मोहनजोदड़ो में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल अन्नागार यानी कि बड़े बड़े रसोई, जिसे ग्रेट ग्रैंडरी भी बोलते हैं, बड़े बड़े स्नानागार यानी कि बड़ा एक बाथ मिला है ना। जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहर पर पशुपति का अंकन मिला है, आदिशिव और योगी की मूर्ति मिली है, हाथी का कपाल खंड मिला है यानी कि सिर का हिस्सा, चांदी के पुराने प्रमाण मिले हैं, 20 खंभों वाला सभा भवन मिला है। कालीबंगा की बात करता हूँ तो कालीबंगा का मतलब होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा ये हमारा स्थान है हनुमानगढ़ के राजस्थान में, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने करी थी। उत्खनन की बात करता हूँ तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापन ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। नदी घग्गर नदी है, शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। प्राप्त अवशेष इसके जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हैं। अलंकृत फर्श, सजावटी आंगन, मिश्रित कृषि के प्रमाण, एक साथ 2 फसल, चना और सरसों बोई जाने का प्रमाण, भवनों में दरारें, भूकंप के प्रमाण, एक खोपड़ी में 6 छेद यानी कि शल्य चिकित्सा या सर्जरी के प्रमाण भी मेरे कालीबंगा से मिले हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सरस्वती की सिंधु जो सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा है दशरथ शर्मा ने। यानी कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। लोथल गुजरात में है। नदी भोगवा नदी है। खोजकर्ता SR राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जिसमें लोथल को सिंधु सभ्यता का पंतन का नगर या बंदरगाह भी कहते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। लोथल से गोदीबाड़ा या डाकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। लोथल से फारस की बेलनाकार मोहर मिली है। हाथी के दांत का पैमाना यानी कि स्केल मिला है ना। चनहुदड़ो पाकिस्तान व लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। धोलावीरा हमारे गुजरात में है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धोला मतलब सफ़ेद, वीरा मतलब कुआं, जिसका उत्खनन RS विष्ट ने करवाया था, जिसकी खोज JP जोशी ने करी थी। यहाँ से स्टेडियम, रंगभूमि व सूचना पट साइन बोर्ड के प्रमाण मिले हैं।
धोलावीरा से बांध, उन्नत जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल संरक्षण के प्रमाण मिले हैं और धोलावीरा को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बनावली हरियाणा से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो सकता है, लेकिन अभी तक पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। रोपड़ पंजाब में मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाया गया है। सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं। नगर नियोजन की बात करूँ तो जल निकास की व्यवस्था, नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। सड़कें की बात करूँ तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो कि चौराहों पर जाकर मिलती थी। मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था और जो सड़क के किनारे कचरा पात्र रखा जाता था। भवन की बात करूँ तो भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से बनी हुई थी, जबकि कालीबंगा रंगपुर गुजरात में एक कच्ची ईंटों से बना था। कालीबंगा और रंगपुर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर कच्ची ईंटों से बना था। अतः सिंधु सभ्यता को इनको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। भवनों में दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे, लेकिन उपवाद स्वरूप ये है कि लोथल में एक भवन ऐसा था जिसका दरवाज़ा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, मुख्य सड़क पर खुलता था यानी कि पीछे नहीं खुलता था। नालियों की बात करूँ तो नालियाँ मुख्य रूप से नालों में जाकर मिलती थी। चनहूदड़ो पाकिस्तान में किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि किले पर जो सेफ्टी रहती है ना, उसके साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले चनहूदड़ो पाकिस्तान में। ठीक है। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्यम नगर और एक निचला नगर। सामाजिक आर्थिक व आर्थिक जीवन की मैं बात करूं तो नगरीय सभ्यता थी ये, और परिवार महासत्तात्मक था। एक परिवार की व्यवस्था थी, वर्ग विषमता थी। पशुपति की यहाँ पूजा होती थी, महाशक्ति पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, जिसे सूर्य का स्वास्तिक का प्रचलन था। सबसे पवित्र पशु या इनका एक सींग वाला बैल था, यानी एक श्रृंगी वृषभ। सबसे पवित्र वृक्ष इनका पीपल था। सबसे ज़्यादा संख्या में नारी की मृण मूर्ति मिली थी। नारी को उर्वरता की देवी कहा जाता है। मनोरंजन का साधन इनका पशुओं की लड़ाई है, पाशे का खेल है। अर्थव्यवस्था का आधार की बात करूँ तो कृषि, पशुपालन, आंतरिक व्यापार व विदेशी व्यापार था। और जो उनका व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। या वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। मोहर मुख्यतः इनकी वर्गाकार हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा मोहर सेल खड़ी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति खेतड़ी राजस्थान से होती थी, यानी कि तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था। कपास हमारे सिंधु वासियों की ही देन है। लोहा व मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ था, यानी कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। यहाँ पढ़ लिया मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में। अब मैं वैदिक सभ्यता के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।